Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Bilal Ahmad and now we are going to start discussion of biology MCQs, that is from new test schedule, and all the MCQs are included from chapter 1st to 6th, that is from first year. ओके पहला MCQs है कि इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ सेलुलोज इंक्लूड। तो बेटा इंडस्ट्रियली सेलुलोज को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फिल्टर्स और डिफरेंट पेपर्स मेकिंग में, लाइक रयान हो गया, पेपर मेकिंग के लिए हो गया, सिलुफेन, ये भी हमारे पास एक फ़िल्टर है। तो बेटा इन तीनों के लिए जो इसमें ऑप्शंस हैं, इन तीनों के लिए जो है हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर सेलुलोज को। सही, तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज़ ऑल। अच्छा, सेकंड है पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया पोजेस हीमोग्लोबिन एस विच इज सिंथेसाइज एंड डैश। तो बेटा आपने पढ़ा है कि राइबोसोम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है फ्री जो कि फ्री या डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है आर के साथ अटैच विद आर। सही, अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आपने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन जो है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज बाय फ्री राइबोसोम। यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारे पास बनता है। तो अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है, फ्री राइबोसोम। और हीमोग्लोबिन की तीन किस्में हैं। कितने किस्में हैं, एक है हीमोग्लोबिन एस, एक है हीमोग्लोबिन ए, एक है हीमोग्लोबिन एफ। तो अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है, फ्री राइबोसोम में, वो चाहे एस हो जो कि सिकल सेल एनीमिया में हो, वो चाहे ए हो जो कि एडल्ट में है, वो चाहे कौन सा हो फीटस में जो एफ है, तो वो तमाम के तमाम कहाँ पे बनेंगे, फ्री राइबोसोम में बनेंगे। समझ आ रही है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज ए, फ्री राइबोसोम। अच्छा, थर्ड MCQs है प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो बेटा जब आ जाए प्रोटोप्लाज्म तो आपके बुक के हवाले से कह रहा हूँ सही कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सही, सेल है हमारे पास, इसमें एक डेड पार्ट है और एक लिविंग पार्ट है। तो बेटा जो डेड पार्ट है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और जो लिविंग पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा दैट्स वाई सेल विदाउट सेल वॉल, सेल से अगर सेल वॉल हटा दिया जाए तो ये लिविंग पार्ट सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन बास कहते हैं या नहीं है, लेकिन आपके बुक के हवाले से कह रहा हूँ, आपने कहना है सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसी तरह जो है साइटोप्लाज्म हो गया, और इसी तरह जो है न्यूक्लियस हो गया। तो अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए, दैट इज सेल वॉल। सेवंथ MCQs है हार्मोन रिसेप्टर साइट एंड सेल मेम्ब्रेन इज डैश। अच्छा बेटा, हार्मोन रिसेप्टर साइट HRS, हार्मोन रिसेप्टर साइट, ये क्या होता है। तो बेटा हार्मोन अगर मैं बताऊं आपको हार्मोन क्या है, सिंपली हम कहते हैं कि हार्मोन आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी बात, दे नीड रिसेप्टर ऑन द सेल, और इसके लिए एक्शन के लिए जो टारगेट साइड होता है वहाँ पे इसके लिए क्या होगा, रिसेप्टर। अब सवाल पैदा होता है वो रिसेप्टर क्या होता है। तो बेटा रिसेप्टर अगर हम देख लें तो हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर साइट जो सेल मेम्ब्रेन में है, सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। सही, तो बेटा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये जो है दीज बोथ एक्ट एज अ हार्मोन रिसेप्टर साइट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हार्मोन रिसेप्टर साइट है वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14th MCQs मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड डैश। तो बेटा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि ऑप्शन सी है। 17 है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग इज द फंक्शन ऑफ डैश। जितने भी हार्मफुल ड्रग्स हैं
सेल के अंदर जब वो चले जाते हैं तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है बेटा? डेट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऑप्शन बी है। अच्छा 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में कौन सा एब्सेंट होगा? तो बेटा परक्सिसोम, ये प्लांट सेल में भी मौजूद है, एनिमल सेल में भी मौजूद है। सेंट्रियोल जो है ये प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एब्सेंट है एनिमल सेल में, तो सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। अच्छा तीसरा है ग्लाइएक्सिसोम, तो ग्लाइएक्सिसोम ये हमारे पास प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। सो दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, ग्लाइएक्सिसोम that is present in plant cell but absent in animal cell, तो ऑप्शन सी is correct। 19 है, सेंट्रियोल आर अबाउट डैश माइक्रोमीटर लॉन्ग, तो बेटा सेंट्रियोल की जब लेंथ आ जाए तो बेटा ये हमारे पास है 0.3 टू 0.5 इसकी लेंथ है, और डायमीटर अगर आ जाए तो वो 0.2 माइक्रोमीटर है। डन। अच्छा 21st MCQs है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल आर ऑल एक्सेप्ट। अच्छा अब जो सेंट्रियोल है इसके काम क्या है? तो बेटा जनरली आपको बता दूं, सेंट्रियोल हमारे पास जब आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रियोल जो है हमारे पास लोअर प्लांट्स में और एनिमल सेल में होता है, हायर प्लांट्स में नहीं होता। तो बेटा सिंपल सेंट्रियोल का रोल है सेल डिवीजन में। अच्छा सेल डिवीजन में फिर क्या है? तो फरो फॉर्मेशन में, फरो फॉर्मेशन जो है वो करता है, फरो फॉर्मेशन करता है। फरो फॉर्मेशन ये सेल है, इसमें ऐसे दरार पैदा कर देता है और यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फरोइंग जो है ये कौन कर रहा है? ये भी सेंट्रियोल। इसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, तो ये भी फ्लैजेला, ये दोनों भी एराइज होते हैं कहाँ से? सेंट्रियोल से। इसके फॉर्मेशन में भी रोल है किसका? सेंट्रियोल का रोल है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला और साइक्लोसिस और नन। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल ये ए एंड बी है, सी नहीं है, जो कि साइक्लोसिस है। और बेटा साइक्लोसिस जो है एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, और ये कौन करता है? ये माइक्रोफिलामेंट करता है। डन। तो बेटा माइक्रोफिलामेंट का काम है साइक्लोसिस, सेंट्रियोल का काम ये नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, साइक्लोसिस, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ओके नेक्स्ट है 27th, द वायरस दैट रन्स लाइसोजेनिक साइकिल इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा वायरस दो किस्म के साइकिल चलाता है बैक्टीरियोफेज को अगर देखा जाए, सही, तो बेटा एक लाइटिक साइकिल चलाता है, सही, और एक लाइसोजेनिक साइकिल चलाता है। तो बेटा लाइटिक साइकिल जो रन करता है उस वायरस को क्या कहते हैं? उसको हम वायरुलेंट कहते हैं। तो जब भी लफ्ज आ जाए वायरुलेंट, इट्स मीन दैट वायरस विच रन्स अ लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में ये होस्ट की लाइसिस करता है, और लाइसोजेनिक साइकिल जो रन करता है उसको हम टेम्परेट वायरस कहते हैं। तो बेटा दैट वायरस विच रन्स लाइसोजेनिक साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? टेम्परेट वायरस। तो बेटा इसमें ये लाइसिस नहीं करता बल्कि पीसफुल एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया के साथ रहता है। तो बेटा यहाँ पे वायरुलेंट है, वायरियान है, वायराइड है, नन। तो बेटा नन ऑप्शन करेक्ट होगा। टेम्परेट का जिक्र एमसीक्यूज के ऑप्शंस में नहीं है। डन। अच्छा बेटा फिर आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द कॉजेटिव एजेंट इज वायरस। तो बेटा फ्लू जो है इसमें भी वायरस है, और हेपेटाइटिस जो है वो भी हमारे पास वायरस कास करता है, निमोनिया भी वायरस कास करता है, निमोनिया वायरस भी कास करता है, बैक्टीरिया भी, लेकिन निमोनिया में भी वायरस जो है कॉजेटिव एजेंट है। तो डेट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल। 29 एमसीक्यूज है, प्रोटियोबैक्टीरिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये है बेटा ये जो प्रोटियोबैक्टीरिया है, प्रोटियोबैक्टीरिया, एक बात आपने इसके बारे में याद रखनी है कि ये आल जो है, आल के आल जो है हमारे पास क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये। और बेटा इसमें ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, इसमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं, नॉन पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इसमें फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन एक जो वाज़ेह प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है और वो क्या है
कि प्रोटियोबैक्टीरिया जितने भी है, ये आपने अल्फा है, बीटा है, गेमा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, ये कह रहे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ग्राम पॉजिटिव नहीं है, बाकी सारे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा 31, हाउ मेनी FADH2 आर फॉर्म इन ईच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH कितने प्रोड्यूस होते हैं? तो बेटा FADH जो है वो प्रोड्यूस होता है जब भी आ जाए FADH2, तो बेटा इट इज प्रोड्यूस इन क्रिप्स साइकिल। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? क्रिप्स साइकिल। और ये यूज होता है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो बेटा ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जबकि प्रोड्यूस होता है क्रिप्स साइकिल में। सही। और एक क्रिप्स साइकिल में एक FADH2 प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस एक FADH से जाके कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP यूज होता है, प्रोड्यूस नहीं होता। तो डेट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज नन। अच्छा नेक्स्ट है 37, एमाइलेज इन सिंथेसाइज एंड डैश। अच्छा बेटा एमाइलेज और एक है एमाइलोज। बच्चे इसमें आपने थोड़ा सा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस डायरेक्टली देख लेते हैं इसको और ऑप्शन जो है वो कुछ और टिक कर लेते हैं। तो ये आपने ज़रा, एक है एमाइलेज ASE आया है, और एक है एमाइलोज OSE आया है। तो बेटा OSE जब आ जाए तो इट्स मीन ये कार्बोहाइड्रेट है। ये सफिक्स जो OSE है इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट, और ASE जब आ जाए तो इट्स मीन व्हाट? एंजाइम। सफिक्स ASE आ जाए तो इट्स मीन एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम है, और जितने भी एंजाइम है वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो अब बताओ शाबाश, प्रोटीन कहाँ पे तैयार होते हैं? तो प्रोटीन हमारे पास बनते हैं कहाँ पे? राइबोसोम में। तो इसमें देखो ऑप्शन बी करेक्ट है, डेट इज राइबोसोम। अच्छा 38 है, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा ऐसा है कि ये जो लाइट है हमारे पास, ये हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, लेकिन अगर इस लाइट को मैं कुछ यूं बनाऊं कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट। सही। अच्छा अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने मैंने कुछ रख दिया, और यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो अब ये सब्सटेंस क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बेटा अब ऑप्टिकली एक्टिविटी का आपको पता लग गया कि द सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड, बाइंडिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? तो बेटा प्राइमरी सेल वॉल बी है, प्राइमरी सेल वॉल बी ऑप्टिकली एक्टिव है, और सेकेंडरी सेल वॉल बी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों है। तो बेटा ए और बी दोनों ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि विच वन इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल आपने टिक करना है। सही है दोनों, लेकिन मोर कौन सा है? ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो एमाइलेज जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों है, जो कि सी ऑप्शन एंड बी करेक्ट है। 39, मीथाइलिन ब्लू इज डैश। तो बेटा जब भी आ जाए मीथाइलिन ब्लू, तो बेटा ये हमारे पास स्टेन है। क्या है? स्टेन है। अब इसके बारे में चंद बातें आपको बता दूं, तो मैं लिख देता हूं मीथाइलिन ब्लू। मीथाइलिन ब्लू जो है ये वाइटल स्टेन है। सही। विच इज यूज फॉर अ लिविंग टिश्यू, या इट इज नॉन टॉक्सिक। ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टॉक्सिक होगा। अच्छा मीथाइलिन ब्लू जो है वाइटल स्टेन है। दूसरा आपने याद रखना है कि मीथाइलिन ब्लू जो है ये परमानेंट स्टेन भी है। क्या है? परमानेंट स्टेन भी है। परमानेंट स्टेन किसे कहते हैं? विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और मीथाइलिन ब्लू जो है ये हमारे पास आलिम। तो बेटा ए से एनालिन ब्लू, एल से मुराद लेशमिन, और एम से मेरा तो ए फंगल हाइफी एंड स्पोर। और फिर हमारे पास यहाँ पे फंगल हाइफी एंड स्पोर्स हो गए, और फिर यहाँ पे ब्लड सेल्स हो गए, और मीथाइलिन यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है? सेल वॉल वगैरह। तो बेटा ये हमारे पास सेलुलोज को, किसको? तो ये सबसे पहले सेल वॉल आ जाता है, तो ये सेल वॉल और या सेलुलोज, सही है, उसके
सेलुलोज वगैरह के लिए जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है उसकी स्टेनिंग के लिए। सेलवाल या सेलुलोज या उसमें लिग्निन वगैरह जो होते हैं उसके लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है उसकी स्टेनिंग के लिए। किसके लिए, सेलवाल या सेलुलोज या लिग्निन वगैरह, उसमें जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ होता है। सही। तो बेटा इसमें हमारे पास मिथाइलिन ब्लू जो है सेलवाल और लिग्निन वगैरह उनके लिए यूज़ होता है फॉर स्टेनिंग। तो ये चंद चीज़ें आपने याद रखनी है मिथाइलिन ब्लू के बारे में। अच्छा बेटा, अब अगर देखा जाए एमसीक्यूज की तरफ, तो बेटा यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू इज वाइटल स्टेन, परमानेंट स्टेन, हाँ दोनों है, बोथ ए एंड बी, टेम्पररी नहीं है। अच्छा 41 है, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैक्टीरियल सेल इज डैश। बेटा जब भी आ जाए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसके बारे में आपने 34 याद रखना है। 34 जो है ये क्या है, 3% जो है ये हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल में मौजूद है और 4% जो है ये मेमेलियन सेल में हमारे पास मौजूद है। डन। तो मेमेलियन सेल में ये 3% है और बैक्टीरियल सेल में ये 3% है, जबकि मेमेलियन सेल में ये 4% है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन टिक करना है बी, दैट इज 3%। 44 है, इन मेमेलियन सेल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज डैश। तो बेटा मेमेलियन सेल में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन सी है। 45, वाटर इज मोर हैवी एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बेटा वाटर की एक अजीब एक्टिविटी है, एक अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो क्या है कि जितने भी चीज़ें आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगा। हीट की वजह से या टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंड होगा। डन। और टेम्परेचर जब कूलिंग में हमारे पास क्या होगा, कूलिंग में हमारे पास ये कंडेंस होगा, कंडेंस। लेकिन वाटर को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाते हो, ये चलो कंडेंस होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब फिर हम जाएंगे तो ये एक्सपेंड होगा। हो रही है कूलिंग लेकिन एक्सपेंशन इसमें हो रही है। तो अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फुल कंडेंस हो गया। अब इसके बाद इसकी फर्दर क्या होगी, कंडेंसेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जाकर ये क्या होगा, फुली जो इसमें कंडेंसेशन था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉसिबल हो गया। अब नीचे जब आएगा तो ये एक्सपेंड होगा, न कि कंडेंस होगा। तो बेटा अब यहाँ पे जब ये एक्सपेंड होगा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन काज होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्या है, ये हैवीएस्ट जो इसका स्टेट है कि इसमें ये मोर हैवी होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो एंड एबो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर ये मोर हैवी होगा। 46 हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन नेचर। तो बेटा जब आ जाए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन नेचर। बेटा ये लफ्ज आ जाए मोस्ट अबंडेंट तो आपने चंद बातें याद रखनी है। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल को आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट। बायोमॉलिक्यूल इन नेचर की बात हो रही है, सही है, बायोमॉलिक्यूल इन नेचर नहीं, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है। अच्छा बेटा फिर उसके बाद हमारे पास ये नेचर है, सॉरी, अच्छा प्रोटोप्लाज्म में फिर हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, सॉरी। तो बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन नेचर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आ जाए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और आ जाए इन नेचर, अब यहाँ पे ये तो कार्बोहाइड्रेट जो इन नेचर है वो हमारे पास सेलुलोज है। अगर आ जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन के साथ फिर 2 बातें जिक्र हो, इन नेचर अगर आ जाए तो वो है रोबेस्को जो कि एक एंजाइम है, और अगर आ जाए बेटा इन हायर वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट तो फिर आपने नाम देना है किसका, कोलाजेन का। तो ये सारा मोस्ट अबंडेंट से रिलेटेड ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा फिर नेक्स्ट है 51, डाइपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव राइज डैश मोनोसेकेराइड। तो बेटा डाइपेप्टाइड है वो हमारे पास अमाइनो एसिड, जब भी हाइड्रोलिसिस उसके होंगे तो अमाइनो एसिड आएंगे, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नन होगा।
57 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये एक है हमारे पास राइबलोस, डन, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। तो बेटा है तीनों मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड तीनों है, सही। अच्छा ये जो मोनोसेकेराइड है राइबलोज, ये हमारे पास C5 मतलब पेंटोज की एग्जांपल है और ये C6 हेक्सोज की एग्जांपल है, ये भी C6 हेक्सोज की एग्जांपल है। अब ये याद रखना है इसमें कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी कीटोन है फंक्शनल ग्रुप और इसमें अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। तो अब कौन सा किसमें हमारे पास कीटोन आ रहा है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेट इज ए एंड बी। नेक्स्ट है 58 टेट्रोज इज इंक्लूड इन डैश। अच्छा बेटा जब मोनोसेकेराइड को हम देख लेते हैं तो मोनोसेकेराइड में हमारे पास C3 से लेकर C7 तक मोनोसेकेराइड होते हैं। C3 से क्या मुराद? तो C3 से मुराद के उसमें 3 कार्बन होंगे, C7 से क्या मुराद के उसमें 7 कार्बन होंगे। तो जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको हम ट्राइयोज, जिसमें 4 होते हैं टेट्रोज, जिसमें 5 होते हैं उसको हम पेंटोज, जिसमें 6 होते हैं हेक्सोज, जिसमें 7 होते हैं उसको हम हेप्टोज कहते हैं। तो अब यहाँ पे है कि टेट्रोज इज इंक्लूड इन, तो टेट्रोज जिसमें C4 हमारे पास होगा। तो टेट्रोज किस में आता है? दैट इज इन मोनोसेकेराइड। तो एक है टेट्रोज और एक है टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो बेटा अगर टेट्रासेकेराइड आ जाए और टेट्रोज तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, टेट्रोज मोनोसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड ये ओलिगोसेकेराइड है। ये क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। कौन सा ओलिगोसेकेराइड? वो ओलिगोसेकेराइड जिसमें 4 मोनोसेकेराइड होते हैं, जो कि 4 मोनोसेकेराइड से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रासेकेराइड। तो दैट्स व्हाई टेट्रोज और टेट्रासेकेराइड में आपने फर्क करना है। टेट्रासेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में आता है और टेट्रोज जो है ये मोनोसेकेराइड में आता है। डन बेटा। अच्छा बेटा आगे 59 आवर बॉडी कंटेन डैश। तो बेटा यहाँ पे अमाइनो एसिड को अगर हम देख लें, अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड एक है डी और एक है एल अमाइनो एसिड, सही। और इसी तरह ग्लूकोज को भी अगर देख लें, ग्लूकोज, तो बेटा उसमें भी एक है डी और एक है एल ग्लूकोज। डन। फिर डी और एल का किस्सा वो अलग है, अब यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। बस आपने इतना याद रखना है कि ग्लूकोज में भी डी और एल है और अमाइनो एसिड में भी डी और एल है। अब याद रखना अमाइनो एसिड में एल और ग्लूकोज में डी, ये ह्यूमन बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में ये होता है, या हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं लाइक, लेकिन एल ग्लूकोज और डी अमाइनो एसिड ये हम में नहीं होता। तो अब यहाँ पे देख लो एल अमाइनो एसिड और डी ग्लूकोज किस में है? ऑप्शन ए में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 64 है ग्लाइसिन इज डैश अमाइनो एसिड। तो बेटा जब भी आ जाए अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड में सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट, डेट इज ग्लाइसिन। वो क्या है? ग्लाइसिन है। अच्छा बेटा तो ए, अच्छा सल्फर कंटेनिंग नहीं, सल्फर कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड है, वो कौन कौन से? मेथियोनिन और सिस्टीन, तो वो इसमें नहीं है। और पोलर, तो बेटा ग्लाइसिन हमारे पास सिंपलेस्ट भी है और दूसरा नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। ग्लाइसिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, तो ये सिंपलेस्ट भी है और दूसरा नॉन पोलर है, पोलर नहीं है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रह जाता है? ए ऑप्शन, दैट इज सिंपलेस्ट। 67 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन एक्सेप्ट। अच्छा बेटा यहाँ पे भी अक्सर बच्चे गलत हो जाते हैं, प्रोटीन की तरफ देखते हैं कि कौन सा है। तो बेटा एंटीबॉडीज, हाँ एंटीबॉडीज भी हमारे पास क्या है? ये भी प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन्स है? तो बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर को आपको पता है वाटर सॉल्युबल है। डन। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है कौन सा आ जाता है? एंजाइम्स आ जाते हैं। तो एंजाइम्स में भी आपने याद रखना है प्रोटीन है, ग्लोबुलर है, वाटर सॉल्युबल है। और तीसरा आ जाता है लाइपेज। तो लाइपेज से अक्सर ज़हन में आ जाता है, बाज जल्दी में होते हैं और जल्दी से टिक कर लेते हैं ये प्रोटीन नहीं है, नहीं, लाइपेज एंजाइम है, ये कोई लिपिड नहीं है, एंजाइम है जिसके लिए सबस्ट्रेट लिपिड होता है। और एंजाइम क्या होता है? आपको बता दिया प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? नन ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि प्रोटीन नहीं है, सारे प्रोटीन हैं।
68 है स्टीराइड न्यूक्लियस कंटेन्स डैश पेंटागन रिंग। अच्छा बेटा स्टीराइड न्यूक्लियस क्या है? तो बेटा आपने पढ़ा है स्टीराइड के बारे में कि स्टीराइड हमारे पास लिपिड है लेकिन इसमें कोई भी फैटी एसिड नहीं है, इसमें फैटी एसिड कोई भी नहीं है। अच्छा स्टीराइड को अगर देख ले तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानेंगे स्टीराइड न्यूक्लियस से। ये स्टीराइड न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें बेटा 4 रिंग्स होते हैं। कितने? 4 रिंग्स होते हैं। उन 4 रिंग्स में 3 हमारे पास हेक्सागन होते हैं और 1 जो है वो पेंटागन रिंग होता है। पेंटागन कुछ यू स्ट्रक्चर आ जाती है बेटा। लेट सपोज ये है हेक्सागन 1, ये है हेक्सागन दूसरा और ये है हेक्सागन तीसरा और यहाँ पे हमारे पास ये पेंटागन आ जाता है। तो 1 2 3 ये हेक्सागन और ये 1 जो है पेंटागन। तो पेंटागन रिंग इसमें कितने होते हैं बेटा? 1 होते हैं। तो ऑप्शन डी विल करेक्ट इज करेक्ट, डेट इज डी 1। 69 है डैश लेक थायमिन। अच्छा बेटा थायमिन किस में नहीं होता? तो बेटा ऐसा है कि हमारे पास है एक थायमिन। थायमिन क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है और यहाँ पे भी इसी का जिक्र है। और थायमिन डीएनए में होता है सही, लेकिन आरएनए में ये नहीं होता सही। और आरएनए में इसके बजाय आपको पता है यूरासिल आ जाता है। तो बेटा आरएनए कौन सा आरएनए? तमाम ट्रांसफर आरएनए भी, मैसेंजर आरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए, तमाम के तमाम आरएनए में यूरासिल मौजूद होगा। किसकी बजाय? थायमिन के बजाय। एक थायमिन आ गया बेटा और एक थायमिन है। अगर ये आ जाए तो इससे क्या मुराद? ये स्पेलिंग आपने देखना है। इससे मुराद विटामिन B1 है। तो ये दोनों जरा आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा बेटा फिर नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 71। In a single nucleotide, nitrogenous base is attached with dash carbon of pentose। अच्छा बेटा न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीज़ें होती है। लेट सपोज ये है हमारे पास पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट अटैच होता है। ये सिंपल क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है। कौन सा? एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, जो भी हो। अच्छा नेक्स्ट है 74। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर लिंक टुगेदर विद ईच अदर बाय डैश। तो बेटा ये स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, इनके दरमियान जो लिंकेज है ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डन। तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके साथ? बी ऑप्शन जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा नेक्स्ट है 75। FAD कंटेन विटामिन डैश। तो बेटा बस आसान सा आपको बता दूं, एक है NAD, एक है FAD। तो NAD में बी विटामिन बी होता है, तो यहाँ पे भी विटामिन बी है और यहाँ पे भी विटामिन बी है। तो बेटा बी में फिर हमारे पास जब आ जाए बी कम्प्लेक्स है असल में, और बी कम्प्लेक्स में आपने ये नाम याद रखने हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, जो कि बस सिंपली आपको बता दूं थायमिन इसका ये जो आपके लिए जिक्र है, थायमिन अभी आपको बता दिया, राइबोफ्लेविन और निकोटीनिक एसिड या नियासिन। तो बेटा ये विटामिन B3 जो है ये इसमें NAD में मौजूद है और ये विटामिन B2 जो है ये किस में? तो यहाँ पे B2 और यहाँ पे B3 आ जाएगा। डन। तो बेटा FAD में हमारे पास विटामिन B2 होता है, FAD में विटामिन B2 होता है जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 76। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सबस्ट्रेट इज प्रोटीन। अच्छा बेटा तो यहाँ पे 2 एंजाइम जिक्र है, एक है ट्रिप्सिन और एक है पेप्सिन। तो बेटा एक है ट्रिप्सिन और एक है पेप्सिन। बेटा दोनों के एंजाइम के बारे में यूनिक हैं। बेटा इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है ये जो है हाई, मतलब अल्कलाइन पीएच पर भी ये काम कर सकता है, और बेटा ये एसिडिक पीएच पर भी काम कर सकता है। अच्छा बेटा ये पेनक्रियाटिक जूस में होता है, पेनक्रियाटिक जूस में, ये इसके डिफरेंसेस बता रहा हूँ, और ये गास्ट्रिक जूस में होता है, गास्ट्रिक जूस में होता है। अच्छा दोनों में अब कॉमन क्या है?
तो जो दोनों एक कैरेक्टर शेयर करते हैं ये क्या है कि ये दोनों प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं। किसकी? तो दोनों में ये डिफरेंस है और ये दोनों में कॉमन क्या है कि इन दोनों के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? दैट विल बी प्रोटीन होगा। तो यहाँ पे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज प्रोटीन? बोथ ए एंड बी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के लिए। अच्छा नेक्स्ट है 81, लाइएज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो बेटा लाइएज ये एंजाइम ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमाइन हो गया, सही है, या कार्बोनाइल हो गया, वो क्या करते हैं किसी डबल बॉन्ड से जो है किसी डबल बॉन्ड में इसको ऐड करते हैं या इसको रिमूव करते हैं कि क्या बने, डबल बॉन्ड बन जाए। सही। अच्छा लाइएज के एग्जांपल आपने याद रखने हैं। तो बेटा लाइएज में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं डी अमाइनेज, डी कार्बोक्सिलेज। सही है। और यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से? बी और डी, डी कार्बोक्सिलेज और डी अमाइनेज है, डी अमाइनेज और डी कार्बोक्सिलेज। तो ये दोनों एग्जांपल है लाइगेज के। जो एक रह गया ट्रांस कार्बोक्सिलेज, वो ट्रांसफेरेज की एग्जांपल है जो कि लाइगेज की एग्जांपल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ एक्सेप्शन। 82 है एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बट अप टू डैश। अच्छा बेटा यहाँ पे चंद चीज़ें आपको बता दूँ आसान सा। बेटा एंजाइम की जो एक्टिविटी है तो इट इज डिपेंड अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर। तो बेटा एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप टू अ लिमिट। इसमें एक लिमिट है और वो लिमिट क्या है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तब भी डिक्रीज होगी, नीचे आओगे तब भी डिक्रीज होगी। 60 पर डिनेचरेशन होगा और 0 पर ये इनएक्टिव हो जाएंगे। डन। एंजाइम एक्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। मतलब लेट्स सपोज जितना आपके पास एंजाइम ज्यादा होगा, जितना एंजाइम ज्यादा होगा उतना जो है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे भी अप टू अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट इसके लिए मस्ट है। किसके लिए? एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, लेकिन अप टू अवेलेबिलिटी अगर सबस्ट्रेट होगा तब ये इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब सबस्ट्रेट खत्म हो गया तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे शर्त ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेकिन शर्त है अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेकिन अप टू सेचुरेशन, अप टू सेचुरेशन। लेट सपोज ये है हमारे पास एक एंजाइम, चलो लेट सपोज इसके कितने साइट है? लेट सपोज 1 2 3 4। तो अब क्या हो गया, आपने एक सबस्ट्रेट डाल दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है, दूसरा डाल दिया और ज्यादा हो गए, तीसरा डाल दिया और ज्यादा हो गए, चौथा डाल दिया और ज्यादा है, लेकिन चौथे के बाद अब ये सेचुरेटेड फर्दर इसकी इंक्रीज नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपने अप टू सेचुरेशन। तो बेटा यहाँ पे अब सेचुरेशन ऑफ एंजाइम जो ए ऑप्शन हमारे पास है दैट इज करेक्ट। 83 इंसेक्टिसाइड्स आर एग्जांपल ऑफ डैश इनहिबिटर। तो इंसेक्टिसाइड जो है ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक ये दोनों कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। 87 एंजाइम बिकम इनएक्टिव एट डेज डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट है 91 प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। तो प्रोटीन अगर देखे बेटा बाज ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हो जाता है। तो प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड व्हाट? होलो एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। अब होलो एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट हो गया, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। तो जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। उसको प्रीपोजिशन भी कहते हैं। नहीं। अच्छा, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको प्रीपोजिशन नहीं कंजंक्शन कहेंगे। सही। अच्छा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? तो एपो एंजाइम आएगा। नेक्स्ट है 92 विच एंजाइम डाइजेस्ट बेस्ट अ प्रोटीन इन अल्कालाइन कंडीशन। तो अभी आपको इससे पहले मैंने आपको बता दिया ट्रिप्सिन में कि ये बेस्ट वर्क करता है कौन से? अल्कालाइन पीएच पर भी। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन आएगा। 93 है
क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ऑल एक्सेप्ट डैश लाइट, तो क्लोरोफिल ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रेड और ब्लू दोनों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अच्छा नेक्स्ट है 97, हेड ऑफ क्लोरोफिल इज डैश। अच्छा बेटा क्लोरोफिल जब आ जाए तो चंद बातें आपने याद रखनी है क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, तो बेटा क्लोरोफिल में हमारे पास एक होता है हेड और एक है टेल। तो बेटा हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, डन। अच्छा टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा फिर उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, ये थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में होगा। तो बेटा ये हेड जो है ये हमारे पास सरफेस पर मौजूद होगा, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ थाइलेकाइड मेम्ब्रेन, और ये जो है एम्बेडेड होगा इन थाइलेकाइड मेम्ब्रेन, ये एम्बेडेड होगा इन थाइलेकाइड मेम्ब्रेन और ये सरफेस पर होगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एक ऑप्शन सही हो जाता है, एम्बेडेड इन थाइलेकाइड मेम्ब्रेन या लाइज ऑन सरफेस ऑफ थाइलेकाइड। तो ये हेड ऑफ क्लोरोफिल इज कौन सा होगा, बोथ ए एंड ये हमारे पास लाइज ऑन द सरफेस ऑफ थाइलेकाइड मेम्ब्रेन। तो बेटा बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है 101, क्लोरोफिल ए कंटेन डैश मैग्नीशियम। अच्छा बेटा जितनी भी क्लोरोफिल है उसमें एक ही मैग्नीशियम होगा, लाइक क्लोरोफिल ए है या बी है, C55 7205 एंड 4 Mg, उसमें भी एक वो है मैग्नीशियम है। और लाइक बी का कहूँ C55 7006 एंड और N4 Mg, तो उसमें भी हमारे पास एक ही Mg होगा, मैग्नीशियम एक ही होता है। 102 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रूव द नील हाइपोथेसिस, वे नील जो है। अच्छा बेटा फोटोसिंथेसिस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है CO2 प्लस H2O, जनरल रिएक्शन C6H12O6। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन ये थी फोटोसिंथेसिस के दौरान कि जो ऑक्सीजन आता है ये कहाँ से आता है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेटा पहले मशहूर ये था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, लेकिन फिर बाद में वेन नील ने हाइपोथेसिस पेश किया कि ये आता है कहाँ से, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जब वाटर स्प्लिट करता है। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये फिर प्रूफ हुआ लेटर जब O18 जो है आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ। तो बेटा इसमें पहले उसने क्या किया, यहाँ पे 16 यहाँ पे 18, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया उसमें क्या था, 18 था। अब फिर क्या किया, फिर थोड़ा उलट किया, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 16 किया, तो यहाँ पे जब आ गया हमारे पास तो ये 16 था। तो बेटा इसमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें क्या है हमारे पास ये सिचुएशन मौजूद हो, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज अ नन। अच्छा 103 है, द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज आर डैश। प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, वो है ATP, द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड होता है, वहां पे हमारे पास क्या ATP एंड NADPH यूज होता है, सही, वो उसका प्रोडक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे नन ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ATP NADPH, ATP या NADPH ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये यूज होता है वहां पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट, दैट इज नन। 104 है, क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ फोटोसिस्टम। तो बेटा फोटोसिस्टम के ऊपर जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर, और नीचे जो है उसको हम एंटेना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड होते हैं और यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है। अच्छा तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, डेट इज एंटेना कॉम्प्लेक्स। 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। तो बेटा एक है केल्विन साइकिल ग्रेनम, तो केल्विन साइकिल ग्रेनम में नहीं होता, स्ट्रोमा में होता है। जब भी आ जाए केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन तो बेटा दोनों से मुराद एक है कि केल्विन साइकिल जो है, केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। तो ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। दूसरा है बी क्रिप्स साइकिल, तो वो कहाँ पे होता है, तो क्रिप्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हाँ वाकई ये सही है। अच्छा तीसरा देख लेते हैं, डार्क रिएक्शन थाइलेकाइड, तो डार्क रिएक्शन भी थाइलेकाइड में नहीं होता, कहाँ पे होता है, वो भी स्ट्रोमा में होता है। सी जो डी ऑप्शन है C3 साइकिल, तो C3 साइकिल मेज में नहीं होता, मेज C4 प्लांट है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है सिर्फ, दैट इज क्रिप्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 117, आउट ऑफ 36 ATP डैश ATP आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा बेटा अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं, आउट ऑफ 36 ATP, तो बेटा ग्लाइकोलिसिस को अगर आप देख लो तो इसमें हमारे पास 2 NADH बनते हैं, सही, और इसमें टोटल ATP नहीं, अब यहाँ पे मैं सिर्फ नेट गेन,
तो 2 ATP जो है वो हमारे पास बनते हैं। डन। अच्छा बेटा, अब ग्लाइकोलाइसिस में अगर देखा जाए तो बेटा ये जो 36 है या 38 का जो तनाजो है ये किसकी वजह से है? तो बेटा बास कहते हैं कि एक ग्लूकोज से, बस यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है, बास कहते हैं कि एक ग्लूकोज हमें 36 ATP देता है, बास कहते हैं 38। तो बेटा अब यहाँ पे चूंकि मैंने 36 जिक्र किया है तो इसलिए आपने यहाँ पे देखना है। तो बेटा अब यहाँ पे सिर्फ तनाजो वो यहाँ पे है, वो 36 और 38 का। तो बेटा बास कहते हैं बास या बासिल में, बास कहते नहीं, बासिल में जो है क्या होता है, NADH, एक NADH जो है बास सेल में NADH इससे 2 ATP बनते हैं, और बास सेल में हमारे पास एक NADH से, कौन से NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस में तैयार होता है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, वो उस NADH की बात नहीं कर रहा हूं जो कि क्रिप्स साइकिल या लिंक रिएक्शन में, क्योंकि ये बाहर होता है, इसने अंदर जाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फिर जब जाता है तो इसने डिफरेंट शटल प्रोटीन यूज करने हैं। तो बेटा ये डिपेंड करता है ये 2 ATP या 3 ATP, ये शटल प्रोटीन पर के कौन सा रास्ता उसने इख्तियार किया है। तो बेटा वो शटल प्रोटीन पर कुछ और किस्सा है, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कहते हैं कि इससे 36 ATP बनते हैं, वो ये उसका वो क्या है, उसमें ये है कि जो NADH है इससे हमारे पास एक NADH से 2 ATP बनता है। कौन सा NADH? जो कि ग्लाइकोलाइसिस का है, जो कहता है 38 ATP बनते हैं। तो उसका कहना यह है कि ये जो हमारे पास NADH है इससे 3 ATP बनते हैं। डन। तो बेटा अब यहाँ पे 36 का किस्सा है तो इसलिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो बेटा इससे हमारे पास 2 × 2 तो कितने, 2 NADH है तो इससे 4 ATP बनेंगे। डन। और इसी तरह 2 ATP ये हो गए। तो अब आउट ऑफ 36 ये ATP कितने होंगे ग्लाइकोलाइसिस में? 6 ATP होंगे। सो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी। डन। अच्छा नेक्स्ट है 118 नेट यील्ड ऑफ सिंगल क्रिप्स साइकिल। तो बेटा सिंगल क्रिप्स साइकिल को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक से क्रिप्स साइकिल में एक ATP बनता है, एक FADH2 बनता है और 3 NADH बनते हैं। डन। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। अब इसमें ऑप्शन देखो तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, दैट इज सी। अच्छा नेक्स्ट है 119 डैश ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ सिंगल डार्क रिएक्शन। तो बेटा डार्क रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस नहीं होते, यूज होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज नन। 121 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 4 कार्बन। तो बेटा क्रिप्स साइकिल में सक्सीनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, इन तीनों में क्या होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑल। अच्छा 127 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर ड्यूरिंग डैश। तो बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये जो ATP बना है ये सबस्ट्रेट लेवल है, ये भी जो ATP बना है ये सबस्ट्रेट, क्योंकि इसने जाकर ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करेंगे और ये भी ऑक्सीडेटिव फास्फो। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है और क्रिप्स साइकिल में भी होता है, दैट इज ऑप्शन बोथ A एंड B करेक्ट। अच्छा 128 5 एसिटाइल ग्रुप जनरेट डैश ATP मॉलिक्यूल इन 1 क्रिप्स साइकिल। अच्छा बेटा अब अगर यहाँ पे देखें तो एक क्रिप्स साइकिल से टोटल कितने ATP बनते हैं, पहले इसको जरा देख लेते हैं। तो बेटा एक ATP ये हो गया। डन। अच्छा इससे कितने ATP बनेंगे? तो एक FADH 2 ATP देता है तो 2 ATP ये हो गए। 3 NADH है तो एक NADH 3 ATP देता है तो 3 9 ATP। तो टोटल अगर देखा जाए तो एक क्रिप्स साइकिल से हमारे पास 12 ATP बनते हैं। अच्छा अब MCQs की तरफ आते हैं। वो कह रहे कि 5 एसिटाइल ग्रुप जनरेट डैश ATP। अच्छा अब याद रखना यहाँ पे ये जो क्रिप्स साइकिल हुआ है ये क्रिप्स साइकिल है। डन। तो क्रिप्स साइकिल में यहाँ पे एंटर कौन हुआ था? एसिटाइल ग्रुप। कौन हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था ना, एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे एंटर हो गया और इनसे जो है 12 ATP बन गए। कितने? 12 ATP। तो अगर एक से 12 ATP बनते हैं तो 5 से कितने होंगे? 5 × 12 दैट इज 60। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? बी आएगा, ऑप्शन 60। 129 फिलामेंट प्रेजेंट इन फ्लैजेला एंड सीलिया आर डैश। तो बेटा सेंट्रियोल जो हमारे पास गिव राइस करता है सीलिया एंड फ्लैजेला, और सेंट्रियोल असल में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल डी इज करेक्ट। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन होगा। सही, सेल वॉल बाज में होता है, बाज में नहीं, न्यूक्लियस बाज में होता है, बाज में नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होता है। 137 द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डैश, तो साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 4 to 6 माइक्रोमीटर, डेट इज ऑप्शन सी। 138 photophosphorilation leads to the synthesis of dash ATP during light dependent reaction, तो बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है किस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास कितने, एक ATP ही बनता है। डन। अच्छा, फिर है 139 FADH2 इज फॉर्म बिटवीन डैश एंड डैश ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो बेटा FADH2 जो है ये सक्सीनेट और फ्यूमरेट, जब हमारे पास सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो वहां पे FADH2 बनता है, डेट इज ऑप्शन सी। 144 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेथियोनिन एक्सेप्ट, अच्छा बेटा मेथियोनिन जब आ जाए तो आपने क्या याद रखना है, तो बेटा मेथियोनिन, मेथियोनिन, अच्छा बेटा तो मेथियोनिन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। डन। तो बेटा ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और बेटा ये हमारे पास नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इसमें जो R ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर। और बेटा ये वो अमाइनो एसिड है जिसके लिए कोडान भी कितने हैं, कोडान इसके लिए एक ही है। तो बेटा मेथियोनिन के लिए और ट्रिप्टोफेन, इन दोनों के लिए जो है हमारे पास क्या होते हैं, कोडान एक ही होता है। तो बेटा ये तीन बातें आप देखकर यहाँ पे एमसीक्यूज को हल कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेथियोनिन एक्सेप्ट, तो कंटेन सल्फर सही है। दूसरा है कंटेन आर, पोलर आर ग्रुप, तो नहीं बेटा ये इसमें नॉन पोलर ग्रुप होता है, पोलर नहीं होता। हैव मोर देन वन कोडान, नहीं इसके लिए वन कोडान है, तो बी एंड सी गलत हो गए, ऑप्शन बी एंड सी, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी एंड सी। 147 द एवोनॉस्की पास द स्टेन जूस ऑफ टोबैको थ्रू फिल्टर पेपर विच वाज मेड अप ऑफ प्रोसिलेन, तो बेटा प्रोसिलेन से हमारे पास ये बना था। जब एवोनॉस्काई जब भी आ जाए कि वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आपने कहना है एवोनॉस्की ने। एवोनॉस्की ने क्या किया, टोबैको मोज़ेक का एक क्या बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर इसी तरह जो है मिक्स किया और इसका एक फ्लूइड बनाया और उस फ्लूइड को पास किया किसके साथ, एक फिल्टर पेपर से, जिस जो कि किससे बना था, प्रोसिलेन से। अच्छा, प्रोसिलेन के बारे में याद रखना कि ये वो फिल्टर पेपर है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जूस आया तो बेटा ये बैक्टीरियल फ्री था, इसमें वायरस था लेकिन बैक्टीरिया नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट है 148 हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर फॉर्म इन 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है तो उसमें ऑक्सीजन यूज होता है, बनता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज नॉन। 149 रोबेस्को इज फाउंड एंड डैश, तो बेटा जब भी आ जाए रोबेस्को, रोबेस्को, तो बेटा आपने याद रखना है रोबेस्को के बारे में क्या, कि रोबेस्को हमारे पास C3 में भी होता है, C4 प्लांट्स में भी होता है। C3 में आसान है, यहाँ पे मीजोफिल में होता है, मीजोफिल में होता है, और C4 में ये बंडल शीट सेल्स में होता है। डन, बस ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, C4 ऑफ बंडल शीट, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट है 154 HIV प्रोटीएज डाइजेस्ट डैश, अच्छा बेटा HIV के पास 3 एंजाइम होते हैं, एक है प्रोटीएज, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और तीसरा है इंटीग्रेज। और बेटा ये तीनों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आपको पता है ये RNA से वापस DNA बनाता है, और इंटीग्रेज ये अपना DNA फिर होस्ट DNA के अंदर इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये प्रोटीएज क्या है बेटा, ये प्रोटीएज ये होस्ट सेल के खिलाफ यूज नहीं करता, बल्कि इससे जो इसके अपने प्रोटीन, लेट सपोज ये इसके प्रोटीन बन गए, तो इसी प्रोटीन को फिर वायरस का स्ट्रक्चर देने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। तो अपने ही प्रोटीन को एक खास शक्ल देने के लिए ये इस्तेमाल करता है, कौन सा, प्रोटीएज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। 157 बाय प्रोवाइडिंग 1001 लेग ग्रेविटी फॉर 60 मिनट डैश कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अगर 1 लेग ग्रेविटी हम दे दे और 60 मिनट के लिए या 1 आवर के लिए, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेपरेट होगा। डन।
और अगर 1.5 हम दे रहे लेक और 3 आवर्स के लिए, तो फिर राइबोसोम्स हमारे पास क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन में, ये सेपरेट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सेल कल्चर हुड। तो बेटा सेल कल्चर हुड इज आल्सो कॉल्ड LFH, लेमिनर फ्लो हुड, या इसको हम बायोसेफ्टी कैम्बेनेंट बी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होता है LFH में? तो LFH में हमारे पास असल में एनकुलेशन होता है, तो ये आपने याद रखना है। 158, निकलसन एंड डैश प्रोपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेटा निकलसन एंड सिंगर, तो एक है सिंगर एक है सिंगर, बस ये आपने याद रखना है। सिंगर ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया था, और सिंगर अगर आ जाए तो बेटा इसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं बल्कि इसने DNA सीक्वेंसिंग की थी, DNA सीक्वेंसिंग की थी। तो ये आपने थोड़ा इसमें फर्क करना है। अच्छा नेक्स्ट है MCQs 164, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, ऑटोफेगी, फेगोसाइटोसिस, फूड डाइजेशन, तीनों फंक्शन है। एंजाइम सिंथेसिस राइबोसोम का काम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इसका काम नहीं है। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ अल्डोज मोनोसेकेराइड। अच्छा बेटा मोनोसेकेराइड यूनिट, तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ अल्डोज मोनोसेकेराइड यूनिट। तो बेटा सक्रोज, गैलेक्टोज, बोथ और नन। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सक्रोज, सक्रोज हमारे पास किससे बना होता है? तो सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ये किससे बना होता है? फ्रक्टोज से बना होता है। डन। अच्छा एक ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास है गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज हमारे पास ये, अच्छा ग्लूकोज में क्या है? अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन है, और यहाँ पे भी क्या है? अल्डिहाइड। तो ये तो मोनोसेकेराइड है, ये तो खत्म हो गया। अच्छा अब इसको देख ले, तो इसमें भी तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज नन। अच्छा विच वन इज नॉट अ मोनोसेकेराइड, इसमें कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसेकेराइड है। विच वन इज नॉट अ मोनोसेकेराइड, तो ऑल हमारे पास मोनोसेकेराइड नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है 169, द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन बैक्टीरिया वाज स्टडीड बाय लेडबर्ग एंड टाटम, लेकिन लेडबर्ग एंड टाटम ने किस में? ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई। अच्छा 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। तो बेटा ये तीनों के तीनों पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, ये तीनों एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन नन करेक्ट होगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है। 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट फॉर बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट किसे कहते हैं? कि वो ग्रोथ को स्टॉप करे, और ग्रोथ को स्टॉप कब? ग्रोथ स्टॉपिंग जो एजेंट होते हैं उसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं, और जो बैक्टीरियोसाइडल है ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को किल करता है, लो टेम्परेचर उसको स्टॉप करता है। तो लो टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट है दैट इज सी। अच्छा 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STDs। तो हेपेटाइटिस सी और हर्पीस दोनों जो है एग्जांपल है STDs की, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास होता है 179 MCQs है, दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है 181, PSTV पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड, ये क्या है? तो ये असल में वी से मुराद वायरस नहीं, ये वायराइड है। और जब भी आ जाए PSTV तो बेटा PSTV ये पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड है, और ये फर्स्ट वायराइड था टू बी डिस्कवर, फर्स्ट वायराइड टू बी डिस्कवर्ड, ये सबसे पहला डिस्कवर्ड हुआ था। डन। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 187, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज काज बाय वायरस। तो बेटा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, एस्परजिलोसिस फंगल डिजीज है, हेपेटाइटिस ये जो है वायरल डिजीज है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज काज बाय वायरस। 188, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। तो ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है? ये विच वन इज नॉट अ प्रोटीन। तो ग्लाइकोजन प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। और इंसुलिन प्रोटीन है, काइटिन हमारे पास ये भी प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ एंड, सी इज करेक्ट, दैट इज अ डी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 194, मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव डैश शुगर। तो मोनोसेकेराइड फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट है 1 है, और इसमें फर्दर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, जो कि नन ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अच्छा 197, विच बैक्टीरिया लेक सेल वॉल।
तो माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विच हैव नो सेल वॉल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 198 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी स्टेन, तो बेटा एनालिन ब्लू सेफ्रनिन ये दोनों परमानेंट है, जो बी ऑप्शन है एनालिन सल्फेट डेट इज टेम्पररी स्टेन। एंड लास्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल वायरस, तो बेटा पोलियो, FIV, हर्पीज ये सारे एनिमल वायरस है। TMV ये हमारे पास प्लांट वायरस है। और TMV के बारे में दो बातें आपने और याद रखनी है कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस भी है और इसमें हमारे पास RNA होता है और ये रॉड शेप होता है। थैंक यू सो मच।